हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। आज की क्लास से हम छत्तीसगढ़ का स्टडी प्रारंभ करेंगे। आज से हम छत्तीसगढ़ का इतिहास, उसकी भौगोलिक संरचना, उसकी प्रशासनिक संरचना, इसकी कला और संस्कृति, इसके भौगोलिक क्षेत्र का स्टडी आज से प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम आज की क्लास में इतिहास से छत्तीसगढ़ का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में हमको क्या क्या पढ़ना है। छत्तीसगढ़ जब हम पढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ में प्रथम है हमारा छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ना है। छत्तीसगढ़ का इतिहास, भौगोलिक संरचना, छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, और छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक संरचना। इसमें हम छत्तीसगढ़ के जो 33 जिले हैं उनका एक एक करके अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम जो मौर्य वंश का शासन रहा क्या, कलचुरी वंश और जो नंद वंश, नागवंश, शिशुनाग वंश जो छत्तीसगढ़ में जिनका शासन रहा उनके बारे में पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक संरचना में इसके बघेलखंड का पखार, महानदी का क्षेत्र, जो बस्तर का क्षेत्र है, उन सबका अध्ययन करेंगे। कला एवं संस्कृति में छत्तीसगढ़ के त्योहार, तीज त्योहार, छत्तीसगढ़ की भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा आदि को पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में छत्तीसगढ़ के वन, यहाँ के आधारभूत उद्योग, वन आधारित उद्योग, तेंदुपत्ता, कोयला, लोहा, ये सब है जो उनका एक एक करके स्टडी करेंगे। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ का इतिहास से प्रारंभ करते हैं कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में हमको क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ के जो प्रागैतिहासिक काल में छत्तीसगढ़ में जो क्षेत्र में जो उनके अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो औजार प्राप्त हुए हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो पहले तो समझते हैं कि प्रागैतिहासिक क्या है। जब हम इतिहास पढ़ना प्रारंभ करते हैं, भारत का इतिहास, कहीं का भी इतिहास, तो इतिहास को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, यहाँ मैं आज आप लोगों को सिर्फ सामान्य रूप से प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल क्या है वो पढ़ाऊंगा। विस्तृत रूप से डिटेल में स्टडी करना है तो मेरा इतिहास के पाठ में जाइए, वहां पूरा इसके बारे में एक लेक्चर बनाया हुआ है। एक है प्रागैतिहासिक काल, 3000 ईसा पूर्व तक का समय है, तक का इसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल का मतलब है इतिहास से पहले का काल है, जिसके ऐतिहासिक स्रोत हमें साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, लिखित स्रोत प्राप्त नहीं होते हैं। सिर्फ हम उस समय के जो पत्थरों पे जो शैल चित्र बनाए गए हैं, ये कुछ आकृतियां बनाई गई हैं, कुछ शब्द लिखे गए हैं, कुछ सिंबल्स अंकित किए गए हैं, कुछ चित्र पिक्चर्स बनाए गए हैं, उनके आधार पर हम उनका अध्ययन करते हैं। वही मिले हैं, उनको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो उनको देखकर ही बारे में जानकारी प्राप्त होता है। तो इसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसके बारे में कोई लिखित जानकारी प्राप्त नहीं हुई। प्राग ऐतिहासिक काल के बाद आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल वह समय है जिसके बारे में हमें कोई लिखित जानकारी प्राप्त तो हुई है, लेकिन उसे पढ़ना प्रारंभ नहीं हुआ है। लिखित स्रोत तो प्राप्त हुए हैं आद्य ऐतिहासिक काल में, लेकिन उन स्रोतों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। उसके बाद ऐतिहासिक काल,
ऐतिहासिक काल, यह वह समय है जब से हमें लिखित स्रोत प्राप्त हुए हैं जिनके पढ़ा जा सका है। जो भी बुक्स और जो भी इस प्रकार के राजा थे या जो भी उसमें प्रचलन में था उनसे पांडुलिपि या जो भी प्राप्त हुए हैं, जो भी औजार प्राप्त हुए हैं, जो भी बर्तन प्राप्त हुए हैं, उन पर जो लेख लिखे गए हैं उन्हें पढ़ा जा सका। सिक्के जो प्राप्त हुए हैं उन पे जो शब्द अंकित हैं वो पढ़े जा चुके हैं, तो इसे ऐतिहासिक काल कहा गया है। तो इतिहास को 3 भाग में बांटा गया: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह समय है जिसके बारे में हमको सिर्फ औजार या जो भी पत्थरों पे या गुफाओं पे जो भी चित्र अंकित हुए हैं उनसे पता चलता है और उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। और आद्य ऐतिहासिक काल, यहाँ के ऐतिहासिक स्रोत तो प्राप्त हुए लेकिन उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये आद्य ऐतिहासिक काल है। और ऐतिहासिक काल वह समय है जब से जिनके स्रोतों को पढ़ा जा चुका है, लिखित स्रोत पढ़े जा चुके हैं, तो उसे ऐतिहासिक काल कहा गया है। लिखित स्रोत प्राप्त होते हैं, इसके कोई भी लिखित प्रागैतिहासिक काल के कोई भी लिखित स्रोत प्राप्त नहीं हुए इनकी जानकारी के, इसलिए इसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल को 3 भाग में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल को पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, उत्तर पाषाण युग और नव पाषाण युग। प्रागैतिहासिक काल वह समय है जिसके बारे में हमें लिखित स्रोत प्राप्त नहीं होते हैं और इसे 3-4 भागों में बांटा गया: पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, उत्तर पाषाण युग और नव पाषाण युग। यह सबसे प्राचीन है और यह अंतिम है इस समय का। पूर्व पाषाण युग, देखिए पूर्व पाषाण युग के जो औजार प्राप्त हुए छत्तीसगढ़ में वो प्राप्त हुए महानदी घाटी से। कहा? महानदी घाटी के आसपास के क्षेत्र से। महानदी जिन क्षेत्रों में है उनके आसपास जो घाटियां हैं वहां से प्राप्त हुई हैं। और दूसरे रायगढ़ जिले के सिंघनपुर से। तो पूर्व पाषाण युग के औजार कहां से प्राप्त हुए? महानदी घाटी के आसपास के क्षेत्र से और रायगढ़ जिले के सिंघनपुर से। इन दोनों क्षेत्रों से पूर्व पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए। पूर्व पाषाण युग में रायगढ़ जिले के सिंघनपुर से जो औजार प्राप्त हुए, सिंघनपुर, ये लाल रंग के थे। और कुछ मानव आकृतियां प्राप्त हुई जो सिंघनपुर के आसपास जो शैल चित्र प्राप्त हुए, जो पहाड़ों पर या पत्थरों पर जो चित्र अंकित थे उनमें मानव आकृतियां प्राप्त हुई। मानव आकृतियां सीधी। कैसी थी मानव आकृतियां? मानव आकृतियां सीधी, सीधी, डंडे के आकार की।
मानव की जो आकृतियां, मानव वहां जो शैल चित्र में जो चित्र प्राप्त हुए उसमें ऐसे उनको देखने में ऐसा लगता है जैसे मानव की आकृतियां बनाई गई हैं, जो मनुष्य जैसे दिखती हैं, और वो सीधी, बिल्कुल सीधी सीधी रेखाएं थी। कहीं सीधी रेखाएं थी, कहीं डंडे के आकार की, कहीं सीढ़ीनुमा चित्र अंकित किए गए हैं, कहीं मानव आकृतियां सीढ़ीनुमा चित्र। कहीं सीढ़ीनुमा चित्र बनाए गए हैं, सीढ़ी जैसे। तो पूर्व पाषाण युग में महानदी घाटी के आसपास के क्षेत्र में यहाँ के औजार प्राप्त हुए रायगढ़ जिले के सिंघनपुर में। रायगढ़ जिले के सिंघनपुर में मानव आकृतियां जो बनाई गई वो लाल रंग के थे, लाल रंग से वहां चित्र बनाए गए, जिसमें मानव आकृतियां बनाई गई हैं जो सीधी हैं, सीधे सीधे हैं और डंडे के आकार की बनाए गए हैं, और कुछ सीढ़ी नुमा भी बनाए गए हैं। इसके बाद है मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग के औजार कबरा पहाड़ से प्राप्त हुए। रायगढ़ के कबरा पहाड़, कबरा पहाड़ क्षेत्र से प्राप्त हुए। कबरा पहाड़ में जो यहाँ जो औजार प्राप्त हुए वो औजार थे लंबे फलक वाले और अर्धचंद्राकार। यहाँ के औजार किस प्रकार के थे? अर्धचंद्राकार, एक तो लंबे फलक और अर्धचंद्राकार। देखिए पूर्व पाषाण युग के बाद जब मध्य पाषाण युग आया तो इसमें इसके जो औजार है कबरा पहाड़ क्षेत्र में प्राप्त हुए, और यहाँ जो औजार प्राप्त हुए वो लंबे फलक के होते थे, लंबे उसके डंडे जो पकड़ने का होता था लंबे रहते थे, और वे अर्धचंद्राकार जो औजार होते थे आधे चांद की तरह उनको बनाया गया था। इस प्रकार से हंसिया जैसा रहता है उस प्रकार के औजार प्राप्त होते हैं उस समय के। उत्तर पाषाण युग, मध्य पाषाण युग के बाद आता है उत्तर पाषाण युग। उत्तर पाषाण युग उत्तर पाषाण युग के औजार जो प्राप्त हुए महानदी घाटी, बिलासपुर का धनपुर, बिलासपुर धनपुर और सिंघनपुर, रायगढ़ के सिंघनपुर। तो उत्तर पाषाण युग के औजार महानदी घाटी के आसपास के क्षेत्र में प्राप्त हुए, बिलासपुर धनपुर बिलासपुर में प्राप्त हुए, और सिंघनपुर क्षेत्र में भी उत्तर पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए। उत्तर पाषाण युग के बाद आता है नव पाषाण युग। नव पाषाण युग इसमें ओंगना, रायगढ़ के ओंगना, रायगढ़ क्षेत्र में टेरम, ओंगना, राजनांदगांव, चित्तौड़ डोंगरी, दुर्ग में अर्जुनी। तो नव पाषाण युग के औजार जो थे रायगढ़ इस काल के जो स्रोत प्राप्त हुए रायगढ़ जिले के टेरम ओंगना जो गांव है वहां से प्राप्त हुए, राजनांदगांव के चितवा डोंगरी से प्राप्त हुए, दुर्ग के अर्जुनी क्षेत्र में नव पाषाण युग के जो शैल चित्र जो लिखित अंकित चित्र हैं वो प्राप्त हुए हैं। नव पाषाण युग के बाद आता है
लौह युग बेटा, लौह युग। पाषाण युग के बाद आता है लौह युग। तो लौह युग में क्या किया जाता था उस समय, जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो बड़े बड़े शिलालेखों से उसकी कब्र बनाई जाती थी और उनके दफनाया जाता था। तो इसे कहा महापाषाण स्मारक कहा जाता था, महापाषाण स्मारक। पाषाण युग के बाद आता है लौह काल या लौह युग। इसमें जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसे दफनाने के लिए बड़े बड़े स्मारक, पत्थरों के स्मारक जैसा बनाया जाता था, उसके कब्र बनाए जाते थे और उन्हें इससे ढक दिया जाता था। इसे महापाषाण स्मारक कहा जाता था। जो धनोरा है, धनोरा में 500 महास्मारक, धनोरा में, दुर्ग जिले के धनोरा में 500 महापाषाण स्मारक प्राप्त हुए हैं। लौह युग के धनोरा में, धनोरा लौह युग से संबंधित है। इसमें धनोरा के पास 500 महापाषाण 500 महापाषाण स्मारक प्राप्त हुए हैं। यह दुर्ग में है और दुर्ग में और चिचारी, करही भदर, चिचारी और सोहर। तो दुर्ग के धनोरा, करही बदर, चिचारी, सोहर में महापाषाण स्मारक प्राप्त हुए। इनमें से धनोरा में 500 महापाषाण स्मारक प्राप्त हुए। प्रागैतिहासिक काल में हमने देखा जो पूर्व पाषाण काल था, पूर्व पाषाण काल, इसके बारे में हमें महानदी घाटी और सिंघनपुर, सिंघनपुर से प्राप्त हुए। सिंघनपुर रायगढ़ में है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सभी को। उसके बाद आया मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण काल या मध्य पाषाण युग, इसके कबरा पहाड़, कबरा पहाड़ में भी सिंघनपुर जैसे लाल रंग की चित्रकारी, लाल रंग से चित्रकारी की गई है, जिसमें लाल रंग से चित्रकारी की गई है और छिपकली, घड़ियाल, सांभर और अन्य पशुओं का चित्रांकन किया गया है इसके पहाड़ों में, कबरा पहाड़ में। छिपकली, घड़ियाल, सांभर और पंक्तिबद्ध मानव चित्र। देखिए, कबरा पहाड़ में छिपकली, घड़ियाल, सांभर और पंक्तिबद्ध मानव चित्र प्राप्त हुए हैं। छिपकली, घड़ियाल, सांभर जो है लाल रंग से प्राप्त हुए हैं, पंक्तिबद्ध मानव चित्र प्राप्त हुए हैं। सिंघनपुर में मानव चित्र कैसे थे? सीधे दंड के आकार के तथा सीढ़ीनुमा प्राप्त हुए थे, जबकि कबरा पहाड़ में पंक्तिबद्ध मानव चित्र प्राप्त हुए। उसके बाद उत्तर पाषाण युग। उत्तर पाषाण युग के औजार हमें कहां से प्राप्त हुए? फिर महानदी घाटी से, सिंघनपुर से, रायगढ़ के सिंघनपुर और धनपुर, बिलासपुर। धनपुर क्षेत्र है जो बिलासपुर में आता है, धनपुर से। और नवपाषाण युग,
उसके बाद आता है नवपाषाण युग। राजनांदगांव का अर्जुनी, दुर्ग जिला के अर्जुनी, यह दुर्ग में, टेरम रायगढ़ में, ओंगना भी रायगढ़ में, अर्जुनी दुर्ग, टेरम रायगढ़, ओंगना रायगढ़ और चितवा डोंगरी राजनांदगांव। चितवा डोंगरी चितवा डोंगरी से भी नवपाषाण युग के औजार प्राप्त हुए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब, सभी का याद रखना है। पूर्व पाषाण काल के औजार महानदी घाटी और सिंघनपुर से प्राप्त हुए हैं। सिंघनपुर कहाँ है? रायगढ़ में। उसके बाद मध्य पाषाण युग के औजार कबरा पहाड़ कहाँ है? ये रायगढ़ में। उसके बाद उत्तर पाषाण युग, उत्तर पाषाण युग के औजार कहाँ से प्राप्त हुए? महानदी घाटी, रायगढ़ का सिंघनपुर और बिलासपुर का धनपुर, धनपुर क्षेत्र है बिलासपुर में, वहां से प्राप्त हुए। उसके बाद नवपाषाण युग, नवपाषाण युग के औजार राजनांदगांव के चितवा डोंगरी से, दुर्ग जिले के अर्जुनी से और रायगढ़ जिले के टेरम और ओंगना से प्राप्त हुए हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।